हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये पहला क्लास जरूर है थर्ड सेमेस्टर का, लेकिन आपके 15 नंबर पक्के करा के जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई थ्योरम है गॉस थ्योरम। ध्यान से समझिए, गॉस थ्योरम पेपर में गॉस थ्योरम और इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं बार बार पेपर में आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बात आप ये समझ लीजिए, क्योंकि ये पहला क्लास है तो शायद आप भूल गए होंगे 12वें क्लास वाली बातें, तो हम थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं। देखो, इस गॉस थ्योरम में क्या क्या चीजें हमने इस्तेमाल करी हैं, पहले आप ये समझिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो लंबी होगी, होने दो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक डिटेल एनालिसिस आपको मिलेगी। सुनो, सबसे पहले यहां पर हमने इस्तेमाल करा है ई फॉर होता है मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सरल भाषा में कहते हैं विद्युत क्षेत्र होता है मेरे भाई। सर जी विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो भैया जैसे चुंबक के चारों तरफ का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होता है, वैसे किसी चार्ज यानी आवेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र कहलाता है मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। एस क्या है? एस फॉर मेरे भाई सरफेस यानी एरिया यानी क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद फाई क्या है? फाई माने फ्लक्स है। फाई माने क्या है? फ्लक्स। सर जी फ्लक्स क्या होता है? तो फ्लक्स हम आपको बताते हैं। अगर हम लोग इमेजिन करें कि मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी विद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर कोई हाइपोथेटिकल यानी कोई काल्पनिक सरफेस है, हम सोच रहे हैं कि कोई काल्पनिक सरफेस है, उसके अंदर से जितनी रेखाएं जाएंगी, जितनी लाइंस ट्रेवल करेंगी, उसे हम लोग कहेंगे फ्लक्स मेरे भाई। क्यू माने क्या होता है? क्यू माने चार्ज होता है। और एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन जीरो माने क्या होता है? ये भैया कांस्टेंट है, विद्युतशीलता इसे कहते थे। और 12th क्लास में इसका मान कितना होता था? 8.85 गुणे 10 की घात -12 यानी 10⁻⁻12। ये सारी चीजें आपने 12th क्लास में देखी हुई हैं। अब हम आपको 1 to 1 समझाते हैं थ्योरम काम कैसे करेगी, क्या है, ध्यान से समझिए। देखो भाई, थ्योरम अगर बहुत सरल भाषा में कहें तो भैया फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। फाई ई बराबर क्या होता है? क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। उसे आप एप्सिलॉन नॉट पढ़ो, जीरो पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो भाई, फाई माने फ्लक्स, फाई माने फ्लक्स, क्यू माने आवेश यानी चार्ज, क्यू माने आवेश यानी चार्ज, और एप्सिलॉन जीरो का मतलब क्या है मेरे भाई? ये कांस्टेंट है जिसे हम लोग विद्युतशीलता कहते हैं, और इसकी वैल्यू अभी हम आपको बता चुके हैं। तो इसे हम लोग मेरे भाई ऐसे लिख सकते हैं, Q इंटू 1 अपान एप्सिलॉन जीरो। इसका मतलब अगर हम आपको सरल भाषा में बताएं तो भैया जो फ्लक्स की वैल्यू है वो चार्ज की कितने गुना है? बताइए कितने गुना है? 1 अपान एप्सिलॉन जीरो गुना है। इस बात को बताया था गॉस ने, और ये है आपकी गॉस की थ्योरम मेरे भाई। ठीक, कैसे इसे प्रूव करेंगे, क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फ्लक्स का एक फार्मूला और होता है, फाई बराबर मेरे भाई होता है ई डॉट डी ए या फिर ई डॉट डी एस। दोनों से लिखते हैं एरिया को, चाहे ए से लिख लो मतलब एरिया, चाहे एस से लिख लो मतलब सरफेस यानी पृष्ठ। तो दोनों बातें आप लिख सकते हो सर। ठीक है, तो क्या थ्योरम है मेरे भाई, आपको पढ़वाते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, देखिए क्या लिखा हुआ, किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए, किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए यानी किसी बंद पास मतलब किसी बंद परिपथ के लिए, परिपथ कहां से लिया है? किसी बंद सरफेस का मतलब क्या होता है? पृष्ठ। तो किसी बंद पृष्ठ के लिए मेरे भाई नेट आउट गोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है टोटल, उसके टोटल चार्ज का 1 अपान एप्सिलॉन जीरो टाइम्स यानी 1 अपान एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, फाई का मतलब क्या है? टोटल फ्लक्स है। फाई माने क्या है? टोटल फ्लक्स है। क्यू माने क्या है? चार्ज है। का कितने गुना मेरे भाई? 1 अपान एप्सिलॉन जीरो गुना यानी 1 अपान एप्सिलॉन जीरो टाइम्स होता है। ये बिल्कुल आसान है, फाई बराबर क्यू इंटू 1 अपान एप्सिलॉन जीरो। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे प्रूव कैसे करेंगे? देखो भाई, तो हमने कहा किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए, किसी क्लोज सरफेस मतलब किसी बंद पृष्ठ के लिए, तो हमें मेरे भाई एक बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा, एक क्लोज्ड सरफेस लेनी पड़ेगी। कैसे क्लोज्ड सरफेस लेंगे? लो मेरे भाई, वो भी देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। पहला ही क्लास में आप थोड़ा सा इंतजार करवाया, लेकिन कहते नहीं देर से आएंगे लेकिन मजा काट के जाएंगे। तो देखिए भाई, हमने एक बंद पृष्ठ लिया, ध्यान से समझिएगा। ये एक बंद पृष्ठ है जिसे हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। गॉसियन पृष्ठ क्यों कहेंगे मेरे भाई? क्योंकि गॉसियन पृष्ठ का मतलब होता है गॉस की थ्योरम सिद्ध कर रहा है मेरे भाई, तो गॉसियन पृष्ठ बोल देंगे हम लोग सर। ठीक है, एक बंद पृष्ठ ले लिया है, इसका मान लिया केंद्र हमने कितना मान लिया? O मान लिया है। ठीक है, एक्चुअल में ये बाद में खींचा गया, पहले क्या हमने एक पॉइंट माना है O।
ठीक है, एक बिंदु माना है O जिस पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q। क्यों? क्योंकि फ्लक्स जो है वो चार्ज का एप्सिलॉन 0 गुना है। तो पहले तो हमने चार्ज रख दिया इसके बिंदु O पर, ठीक। इससे r मीटर की दूरी पर, r मीटर की ये मेरे भाई दूरी है, एक पॉइंट हमने P मान लिया। एक पॉइंट क्या मान लिया? P मान लिया। ध्यान से समझते रहना। पॉइंट P के चारों तरफ का जो छोटा सा ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये जो छोटा सा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसका हम लोगों ने एरिया यानी क्षेत्रफल मान लिया ds। कितना मान लिया? ds। अब एक चीज आप ये समझ लो, जो भी गॉसियन पृष्ठ होता है, अभी ये गॉसियन पृष्ठ इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अभी तो गॉस की प्रमेय ही सिद्ध कर रहे हैं। पहले तो ये थ्योरम ही सिद्ध हो जाए कि गॉस की थ्योरम कुछ है, तो जब ये प्रूव हो जाएगी तब हम कहा करेंगे इन्हें गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो जो भी गॉसियन सरफेस होती हैं उसमें E और S के बीच का एंगल 0 होता है। ध्यान से समझो भैया, E और S के बीच का एंगल 0 होता है। लेकिन अभी तो हम गॉस की प्रमेय ही सिद्ध कर रहे हैं, गॉस की थ्योरम ही सिद्ध कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा है मेरे भाई। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। ध्यान से समझ लो। तो मेरे भाई ये हमने क्या दिखा रखा है बताओ? ये हमने दिखा रखा है ds वेक्टर, यानी जो इसका एरियल वेक्टर है, जो क्षेत्रफल वेक्टर वो दिखा रखा है। और ये हमने क्या दिखा रहा है? ये हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखी है, और दोनों के बीच का एंगल हमने थीटा मान रखा है, ठीक है भाई। अगर आप इसे एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो आपको यहीं पे PDF नोट्स नाम से फोल्डर मिल जाएगा, आराम से इसे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो आपको टेलीग्राम पे BDKD BSc सर्च कर लेना है, वहां पर मिल जाएगा सर, ठीक है। अब सर जी ये क्या आइटम है भैया? इसे कहते हैं d ओमेगा। क्या लिखा हुआ है? d ओमेगा। अभी हमने क्या कहा? हम लोगों ने यहां पर बताओ पॉइंट क्या माना है? O माना है। यहां पे आवेश यानी चार्ज क्या रखा हुआ? Q रखा हुआ है। इससे डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है? R है। यहां पे पॉइंट क्या है मेरे भाई? P है। तो इस पॉइंट P के चारों तरफ हम लोगों ने जो एरिया माना है वो ds है, और ये एरिया जो है मेरे भाई जितना एंगल बना रहा है, इस यहां पे बिंदु O से जितना एंगल बना रहा है उसे हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल d ओमेगा। क्योंकि छोटा सा भाग ले रखा है तो छोटे से भाग के लिए d माने छोटे भाग के लिए। अगर हम लोग पूरे सरफेस के लिए लेंगे, पूरे पृष्ठ के लिए लेंगे, तो d का मान हटा देंगे, सिर्फ ओमेगा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब थर्ड सेमेस्टर में आप छोटे बच्चे तो नहीं, तो हमने देखो जो माना है वही लिख दिया। क्या लिखा हमने बताओ? माना प्लस Q चार्ज पॉइंट O पर किसी क्लोज सरफेस के भीतर रखा गया, यानी कोई क्लोज सरफेस है जिसमें ये क्या है, जिसमें ये पॉइंट क्या है? O है, इस पे प्लस Q चार्ज रखा गया है, ठीक है। उसके बाद जिससे r मीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट P है, इससे r मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है? P है मेरे भाई। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। अब सभी को फिर से हम याद दिला दें, 12th में आपको लेके चलते हैं कि भैया किसी पॉइंट चार्ज के कारण, अगर कोई पॉइंट है उस पर चार्ज रखा हुआ है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है मेरे भाई, उसका फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। सर जी ये फार्मूला कहां से उठा ला है? 12th क्लास का फार्मूला। यहां पर बाकायदा इसका प्रूवमेंट भी अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर किसी पॉइंट पे कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसके द्वारा मान लिया उससे पॉइंट P पर, पॉइंट Q पर, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। तो हमने कहा भैया जो पॉइंट O पे हमने चार्ज Q मान रखा है, तो हमने इसके लिए क्या लिख दिया? हमने लिख दिया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, Q माने चार्ज, R माने डिस्टेंस है पॉइंट P तक की जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नाप रहे हैं। तो हमने E का मान कितना लिख दिया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। इक्वेशन क्या बना ली हम लोगों ने? 1 बना ली। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोग प्रूव कर रहे हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 होता है, तो हमें फाई का मान निकालना पड़ेगा। तो हमने आपको बताया भैया फाई बराबर होता है E डॉट ए। ध्यान से समझना सब लोग, फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होता है E डॉट ए। अब A लिखो या S लिखो एक ही बात होती है, ठीक। लेकिन फाई क्या है? पूरे पृष्ठ के लिए फ्लक्स है। अगर हम छोटे से भाग के लिए ले रहे हैं तो यहां क्या लगा देंगे? D फाई, और यहां क्या लगा देंगे? DS, यानी छोटे से भाग के लिए D लगा दिया हम लोगों ने, ठीक। तो अब देखो हमने लिखा इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द एरिया ds, जो छोटा सा एरिया ds है उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो वो होगा d फाई बराबर, सर जी छोटा सा e क्यों लगाया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, e लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो d फाई e बराबर क्या हो गया? e ds हो गया। ध्यान से समझो, सबसे पहले हमने e निकाला। क्या निकाला? e निकाला। फिर हमने फाई निकाला। e निकाला ही इसलिए क्योंकि हमें फाई चाहिए प्रूव करने के लिए। तो फाई बराबर आ गया e डॉट ds। मेरे भाई सबको पता है, अगर नहीं पता तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है, जब भी कभी a डॉट b लिखा होता था, यहां लिखते हैं मेरे भाई, क्या लिखा होता था? a डॉट b लिखा होता था
तो इसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते थे, यानी अदिश गुणनफल कहते थे। जब भी कभी डॉट हटाया करते थे तो मेरे भाई cos थीटा लगा दिया करते थे। ऐसे ही जब कभी डी फाई ई बराबर क्या है बताओ, ई डी एस, यहां पे देखिए लिखा हुआ डी फाई ई बराबर क्या है, ई डॉट डी एस। तो जब भी कभी ई डी एस हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि जब भी कभी डॉट चल रहा होता है, ऊपर वेक्टर चल रहा होता है, इस फार्मूले को खोलते हैं तो वेक्टर हटा देते हैं, डॉट हटा देते हैं और उसकी जगह पे कॉस थीटा लगा देते हैं। इसे स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल कहते हैं मेरे भाई, ठीक। तो हमने क्या करा, डी फाई ई ऐसे रख दिया, ई का मान हम लोग निकाल चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। डी एस यहाँ पे वेक्टर नहीं मेरे भाई, ये वेक्टर हट चुका है, ये गलत है सर, ठीक है। तो डी एस यहाँ से हटा दिया, डी एस कॉस थीटा बचेगा। देख लो मेरे भाई, ई डी एस, ई और डी एस चल रहा था, डॉट हटाएंगे वेक्टर हटाएंगे, ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। ई की वैल्यू जो निकाली है वो रख दी है, डी एस कॉस थीटा ऐसे ही हम लोग चलने देंगे। इससे फायदा क्या हुआ, इससे डी फाई ई निकला है। हमने आपको बताया डी क्या दिखा रहा है, डी दिखा रहा है छोटे से भाग का एरिया सर, ठीक है। तो छोटे से भाग का फ्लक्स दिखा रहा है, छोटे से भाग का एरिया दिखा रहा है, डी मतलब छोटे से भाग के लिए सर, ठीक है। तो अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो टोटल के लिए क्या करोगे भाई, इंटीग्रेशन कर दोगे। इंटीग्रेशन का मतलब डी हटा दोगे, ठीक। तो जब कभी भी भैया हम लोग टोटल के लिए निकालेंगे तो हमने क्या करा, फाई ई बराबर होता है, इंटीग्रेशन कर दिया टोटल के लिए, एस फॉर सरफेस इंटीग्रल हमने करा है। ये गोला क्या बना रखा है, इस गोले का मतलब है कि जो अपना पृष्ठ है वो बंद है मेरे भाई, तो बंद पृष्ठ का समाकलन हमने कर रखा है। फाई ई ऐसे ही रखा, डी फाई ई का मान कितना देखना मेरे भाई, फाई ई का मान कितना है बताओ, फाई ई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और क्यू अपान आर स्क्वायर है, डी एस है कॉस थीटा, वो वेक्टर नहीं है वहां पे, गलत है मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमने पूरा फाई ई का मान उठा के यहाँ पे रख दिया, डी फाई ई का मान। जब हमने डी फाई ई का मान रख दिया तो अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये बन गया डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होता है डी ओमेगा, घन कोण के बराबर होता है। तो हमने डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर को क्या बना दिया, डी ओमेगा। देखो भैया बिल्कुल आसान है, डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर को क्या बना दिया, डी ओमेगा बना दिया। क्यों नियतांक है बाहर लिख दिया कांस्टेंट। अब फिर देखो भाई, जब इंटीग्रेशन होगा तो डी ए वाला भी खत्म हो जाएगा। हम तो अपनी भाषा में कभी बच्चों से मजाक में कहते थे सांप डी को खा गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है मेरे भाई। तो क्या करोगे, ये इंटीग्रेशन से यहाँ क्या डी खत्म हो जाएगा, सिर्फ ओमेगा बचेगा मेरे भाई, और ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। ये क्या होता है, सॉलिड एंगल यानी घन कोण होता है। ओमेगा का मान होता है 4 पाई, यहाँ पे 4 पाई रख देंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनल इंप्रूवमेंट आएगा फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ये ओरल डेरिवेशन, सबसे पहले क्या निकाला, ई निकाला, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। फिर फाई निकाला, फाई बराबर ई डॉट डी ए होता है, ई का मान रख दिया, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर को डी ओमेगा बना दिया, ओमेगा का मान 4 पाई रख दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दिया, यानी फाइनल इंप्रूवमेंट अपना क्या आ गया, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ये इंटीग्रल फॉर्म है क्योंकि हमने इंटीग्रेशन करके निकाला है, मतलब समाकलन करके हम लोगों ने निकाला है मेरे भाई। तो अब देखो क्या करने वाले हैं, यदि क्लोज सरफेस में बहुत सारे आवेश हो, एक आवेश था तो सिर्फ क्यू अपान एप्सिलॉन 0, बहुत सारे आवेश हो तो सबको जोड़ देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश डैश। तो अगर बहुत सारे हो तो क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन 0 तो ऐसे रहेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इस तरीके से। और आपको पता है जब बहुत सारे लोग लिखे होते हैं तो उन सबको जोड़ को हटा देते हैं और उन जोड़ की जगह पर एक एडिशन सिंबल इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सिग्मा। भैया जो ऐसे करके चील बिलौआ बना रहा है इसे सिग्मा कहते हैं। तो Q1 Q2 Q3 जब सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा सिग्मा Q। सिग्मा Q क्या है, सिग्मा Q चार्ज है, टोटल सारे का ऐड है मेरे भाई। तो इन सब की जगह पे हमने सिग्मा Q लिख दिया, बटे में एप्सिलॉन 0 ले आए। ये काफी आसान है। इसके आगे हम लोग प्रूव करने वाले हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। देखो मेरे भाई ध्यान से समझ लो, जहां तक अभी आप पहुंचे हो वो बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या की, ई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ई का मान कहां रख दिया, फाई में रख दिया। डी ओमेगा का मान क्या कर दिया, ओमेगा का मान 4 पाई कर दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया और बहुत आराम से हमने प्रूव कर लिया फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। अगर बहुत सारे आवेश हैं मेरे भाई तो हमने क्या करा, सारे आवेशों को जोड़ दिया और यहां पे लिख दिया सिग्मा क्यू। क्या लिख दिया, सिग्मा। हमने आपको बताया सिग्मा क्या है, एडिशन सिंबल है मेरे भाई। तो सिग्मा दिखा रहा है कि ये जो क्यू है ये बहुत सारे आवेशों को जोड़ के बना हुआ है मेरे भाई, पहली बात, ठीक है। अब हमें इसकी डिफरेंशियल फॉर्म निकालनी बहुत आसान है मेरे भाई। 3 इक्वेशनें बनाएंगे और हम लोग आराम से इसे कर लेंगे। ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान चीजें हम हमेशा आपके लिए लेके आते रहते। देखो भाई, जो अभी हमने ऊपर ताजी निकाली, बताओ क्या हमने निकाला, ई डॉट डी एस का मान सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन 0 के बराबर है। सर जी आप ये
कहां से उठा ला मेरे भाई, ये फ्लक्स का मान है, फाई ई बराबर है यार, तो फाई ई बराबर लिख लो या ये लिख लो। क्यों? अगर आपने सिर्फ ऊपर तक ही प्रूव करना है फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो चलेगा, लेकिन अगर हमें आगे डिफरेंशियल फॉर्म भी बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, ई डॉट डीएस के टर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि फाई बराबर ई डॉट डीए होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक, तो अब करेंगे क्या, ई डॉट डीएस का मान हमने निकाल लिया है, ऊपर से लिख लिया कि भैया गॉस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म में गॉस लॉ ये होता है, लिख लिया। अब हमें चलना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप थे, याद करो वहां पे हम लोगों ने थ्योरम प्रूव करी थी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इस तरीके की थ्योरम प्रूव करी थी, और उन थ्योरम्स को प्रूव करते समय हम लोग मेरे भाई सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करा करते थे। क्या होता था सरफेस इंटीग्रल, आपको याद दिलाते हैं, देखो भैया, और क्या होता था वॉल्यूम इंटीग्रल। देखो फ्रॉम डाइवर्जेंस थ्योरम, क्या है डाइवर्जेंस थ्योरम, अब इससे क्या है सचिन में वो याद आ जाता है, लेकिन खैर फ्रॉम डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है कि हमारे पास सरफेस इंटीग्रल चल रहा है, तो इस तरीके से भैया सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज लूप या क्लोज सरफेस कह लो, किसी बंद पृष्ठ के लिए एरियल इंटीग्रेशन कह लो, यानी सरफेस का मतलब पृष्ठ समाकलन कह लो सरल भाषा में, इसका मान है। हमें इसे कन्वर्ट करना है वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब आयतन वाले में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जैसे यहां जो लिखा होता है वैसे ही लिख देते हैं, सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देते हैं, और साथ में यहां पर ये गलत लिखा हुआ इसे ठीक कर लेना, साथ में यहां पे डेल ऑपरेटर्स लगाते हैं। ध्यान से देखना, ये पीडीएफ हो सकता है ऐसे ही अपलोड हो जाए, तो जो लोग नहीं देखते हैं फिर वो पछताएंगे बैठ के, फिलहाल हम कोशिश करेंगे इस पीडीएफ को ठीक करवाने की। तो ये क्या है मेरे भाई, यहां पर डेल लिख देते हैं, साथ में ई ऐसे उतार दिया और एस को कन्वर्ट कर दिया यानी वॉल्यूम में। तो जब भी कभी क्षेत्रफल वाले को आयतन में बदलना होता है, क्या करते हैं हम लोग मेरे भाई, ऐसे करके सरफेस को वॉल्यूम में चेंज कर देते हैं, सरफेस को वॉल्यूम में चेंज कर देते हैं और साथ में डेल ऑपरेटर्स लगा लेते हैं। ठीक, देखो क्या करा, जो हमने ऊपर से गॉस थ्योरम सिद्ध करके निकाली वो हमने उतार ली सबसे पहले, फिर हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम उतार दी मेरे भाई। जब दोनों थ्योरम उतर गई तो एक काम हम और करने वाले हैं, हम लोग जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है। चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, सुन रखा है, यहां पे चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम होगा मेरे भाई। चार्ज डेंसिटी को हमने कहा लिख दिया भैया, रो से लिख दिया, चाहो तो डेंसिटी को डी से लिख लो, हम लोगों ने रो से लिख दिया। चार्ज को कहा लिख दिया, क्यू से लिख दिया। वॉल्यूम को कहा लिख दिया भैया, डीवी से लिख दिया। ध्यान से देखते रहना, डीवी को इधर उठा लाए, क्या हो गया मेरे भाई, Q बराबर हो गया रो डीबी। देखो Q का मान कितना हो गया, रो डीबी के बराबर हो गया। अब हमें चाहिए सिग्मा Q का मान। क्यों सिग्मा Q का मान चाहिए, क्योंकि जो हमने मेरे भाई इंटीग्रल फॉर्म उतार रखा है उसमें Q क्या है, सिग्मा Q है। तो सिग्मा Q का मान क्या हो जाएगा, जब हम Q को कन्वर्ट करेंगे सिग्मा Q में, इसका मतलब बहुत सारे का, तो बहुत सारे के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, सीधी सी बात है। एक का पता है, सबका निकालना है, समाकलन यानी इंटीग्रेशन कर दो। तो हमने क्या किया, Q को जब सिग्मा Q करा तो ये हो गया इंटीग्रेशन का आएगा रो डीबी का हो गया। ठीक, तो अब हमने क्या करा, देखो कितना आसान। सबसे पहले अपने पास 3 इक्वेशनें आ गई हैं, ध्यान से देखना भाई। ये सिग्मा Q का मान है, ठीक, सिग्मा Q का मान कहां रखोगे, समीकरण 1 में, इस वाली समीकरण में रखोगे भाई। ये देखो सिग्मा Q का मान कहां रखोगे भाई, यहां रखोगे। तो जब सिग्मा Q का मान यहां रखोगे तो किसका मान निकल आएगा, EDS का मान निकल आएगा, और EDS का मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे यहां पर। तो इधर आएगा जो मान रखेंगे वो, और इधर ये ऐसे ही चलता रहेगा। ध्यान से देखना, सिग्मा Q का मान क्या है, कुछ रो डीबी टाइप है, संग में 1/ε0 चल रहा, वो यहां आ जाएगा 1/ε0 रो डीबी जो भी है, और बराबर में ये आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मान निकल आएगा वो हम यहां पर रख देंगे। तो हमने क्या, हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। देखो भैया, ये देखो रो डीबी आ गया, 1/ε0 यानी वैल्यू आ गई उसकी, बराबर में क्या आ गया, वी नहीं है मेरे भाई, ये क्या है, डेल्टा है मेरे भाई। ये यहाँ पे गलत बड़ा गंदा हो गया यार, खैर ये देखो क्या हो गया, डेल्टा है, तो डेल डॉट ई डी बी आ जाएगा। जो लोग साथ में लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, जब इसकी पीडीएफ हम लोग अपलोड करेंगे तो उम्मीद करेंगे इसे ठीक करके पीडीएफ अपलोड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक पेज चेंज करवा देंगे, इसमें से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। तो हो सकता है पीडीएफ मिलने में 1-2 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जरा देखो यहाँ पे, अब क्या करेंगे, ये सब डेल है तो इसे ले आएंगे हम लोग इधर। जब इधर लेके आए क्या हुआ, डेल डॉट ई चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, रो चल रहा है, ε0 चल रहा है मेरे भाई, ठीक। या कह दो इसे हम लोग उधर लिए गए, चाहे उसे इधर ले आओ चाहे इसे उधर ले जाओ, जिसे भी ले जाओगे। तो जब हम इसे उधर ले गए तो ये पहले से था, ये प्लस में है, ये उधर आया तो माइनस में हो गया। यहाँ पे डीवी यहाँ भी था, डीवी यहाँ भी था मेरे भाई, कॉमन आ गया, बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब डीवी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। डीवी की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती है, डीवी है क्या,
डीवी वॉल्यूम है, आयतन है। अगर वॉल्यूम ही जीरो कर दोगे तो पृष्ठ रह ही नहीं गया, कोई चीज रह ही नहीं गई मेरे भाई, तो फिर आप एनालिसिस किसकी कर रहे हो। लेकिन देखो भैया, इसकी और इसकी गुणा जीरो आ रही है और हम कह रहे हैं कि आयतन जीरो नहीं होगा। भाई देखो, अब तुम कह रहे हो सब कुछ खत्म ही कर दो यार, तो जब सब खत्म कर देंगे तो एनालिसिस किसकी करेंगे बैठ के, तो डीवी जीरो हो नहीं सकता है। लेकिन दोनों की गुणा जीरो है, इसका मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है मेरे भाई ये होने वाला है जीरो। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो हमने लिखा कि भैया डीवी जीरो नहीं हो सकता है। जब ये जीरो नहीं हो सकता तो ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा जीरो। तो हमने इस ब्रैकेट को कर दिया जीरो मेरे भाई। देखना यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्या कर दिया हमने, जीरो कर दिया। यहां पर पीडीएफ में हम ठीक करवा देंगे, ये वी नहीं है, ये क्या चल रहा है, डेल चल रहा है भाई। तो अब क्या आ गया, डेल डॉट ई माइनस का रो अपान एप्सिलॉन जीरो बराबर जीरो। डेल डॉट रो अपान एप्सिलॉन जीरो को उधर भेज दिया तो क्या आ जाएगा बताओ, डेल डॉट ई बराबर रो अपान एप्सिलॉन जीरो। और ये हो गई मेरे भाई इसकी डिफरेंशियल फॉर्म। तो बहुत ही आसानी से आप इसे प्रूव कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बस आपने क्या किया बताओ, सबसे पहले क्या है बताओ, सबसे पहले क्या है बताओ, सबसे पहले हमने ई का मान निकाला, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर निकाला। फाई बराबर ई डॉट डी होता था भैया, संग में कॉस थीटा आ गया। ई का मान यहाँ पे रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और संग में क्यू अपान आर स्क्वायर। ये क्या बन गया, ये डी ओमेगा बन गया। ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे भैया तो पूरे के लिए ये फाई आ जाएगा, यहाँ खाली ओमेगा रह जाएगा। ओमेगा का मान हम लोगों ने 4 पाई रख दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो फाई का मान क्या आ गया, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो आ गया। बस इतना सा है। सबसे पहले आपने ई का मान निकाला, ई का मान निकाल के काहे में रख दिया, फाई में रख दिया। फाई का मान निकाल के काहे में रख दिया, खाली ओमेगा का मान 4 पाई रखा, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो आ गया। अगर आवेश बहुत सारे होंगे तो उसे सिग्मा क्यू लगा के लिख देंगे, ये इंटीग्रल फॉर्म हो गई। फिर हमने डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई, डाइवर्जेंस थ्योरम की सहायता से हमने सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया। वॉल्यूम में कन्वर्ट करते समय उसमें डेल आ गया। फिर हमने मतलब चार्ज डेंसिटी का फार्मूला लगाया, चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज अपॉन वॉल्यूम आ गया। चार्ज का मान निकाल लिया, उसे सिग्मा में कन्वर्ट करा तो बराबर में इंटीग्रेशन लगा लिया। सिग्मा क्यू का मान समीकरण इंटीग्रेशन वाली में रख दिया और वहां से मान निकाल के डाइवर्जेंस थ्योरम में रख दिया। जब डीवी जीरो हो नहीं सकता तो ब्रैकेट जीरो होगा, ब्रैकेट को हमने उधर भेज दिया और बहुत ही आसानी से अपना प्रूवमेंट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो इसे तो उम्मीद करते हैं थोड़ा सा देर में आए हैं लेकिन दुरुस्त आए। पीडीएफ में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वो लिखते समय, उसे हम ठीक करा के पीडीएफ अपलोड करेंगे। कल शाम तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यहीं पे पीडीएफ नोट्स नाम से फोल्डर बना हुआ है। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो मेरे भाई तो आपको सिर्फ इतना करना है, टेलीग्राम पे जाके BDKD in BSc सर्च कर लेना है, वहां पर आपको सर्च करना है आराम से, या वहां पर भी मिल जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत है कमेंट करके बताओ। और हमने आपको कॉल सपोर्ट दे रखा है मेरे भाई। कॉल सपोर्ट क्या है बताइए, कॉल सपोर्ट नंबर है 904490 0263, इस पर आप कॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 8604507939। इतना ज़्यादा इस पर तो ये तो आप गूगल पे भी सर्च करोगे BDKD कॉन्टैक्ट नंबर तो ये आ जाएगा सर, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा इस पर रिप्लाई नहीं हो पाता। रिप्लाई क्या, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना BDKD को, वहाँ पे ज़्यादातर रिप्लाई हम कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर अभी लगभग 5000 के करीब ही फॉलोअर्स हुए, तो वहाँ पर भीड़ कम है तो लगभग हमें दिख जाता है क्योंकि इतने मैसेज वहाँ पर नहीं होते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पर 2000 से ऊपर मैसेज हैं, तो इस वजह से जो है वहाँ पर काफ़ी भीड़ है, तो रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। टीम काम कर रही है लेकिन प्रॉपर एक व्यक्ति बैठा गया है कॉल सपोर्ट के लिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो सारी चीजों को बिल्कुल फ्री में पढ़ना तो यहीं पर डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई प्लेलिस्ट दे रखी होगी, पूरी प्लेलिस्ट को कायदे से देख डालो। यहीं यूट्यूब पे पढ़ के भी आप मौज काट सकते हो। और अगर आप इसे एप्लीकेशन पे देख रहे हो या आप चाहते हो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना तो BDKD एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। सारी चीजें, सारे नोट्स, सारे PDF आपको एक जगह पे मिल जाएंगे पेपर एनालिसिस के साथ में। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसी लगी ये गॉस थ्योरम कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में। थैंक यू।